नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा, पिछली क्लास में हमने उपयोगिता की अवधारणाएं कर ली थी। उपयोगिता विश्लेषण की कुल 2 अवधारणाएं हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के अंतर और संबंध के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली। इसके बाद आज हम करते हैं उपयोगिता विश्लेषण के नियम क्या हैं, लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, LAW, लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण के नियम। देखिए, मुख्य रूप से उपयोगिता विश्लेषण के हम 2 नियमों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। 2 नियमों में हमारे सामने पहला आ जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, सीमांत उपयोगिता का नियम, इसको हम शॉर्ट में LDMU कह देते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। और दूसरा जो आ जाता है वो है हमारे सामने सम सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें हम गोसेन का प्रथम नियम भी कह देते हैं, इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है और इसे गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है, द्वितीय नियम। आज हम जो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बच्चों, वो करेंगे हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के बारे में। तो चलिए बच्चों, आपको बताते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है और इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। क्या इसकी मान्यताएं हैं, क्या इसकी परिभाषा है, इसका विकास किसने किया, इसका आधार क्या है, और इसके बाद में इसके द्वारा मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम अपने इस विश्लेषण में पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिए इसको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे जैसे हम किसी विशिष्ट वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, हमारी सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। अर्थ से पहले इसका विकास किसने किया था? इसके विकास है जो प्रतिपादन, विकास या प्रतिपादन हम कह सकते हैं इसको। प्रतिपादन कई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मिलकर के किया, जिनमें जेवंस है, गोसेन है, जेवंस, गोसेन, जोवेंस, गोसेन इत्यादि कई सारे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मिलकर के इसका प्रतिपादन किया। इसका आधार क्या है? ये आधार जो लेकर के चलता है आपका सम सीमांत उपयोगिता का, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जो है आपका आधार लेकर के चलता है वेबर फेचनर का मनोवैज्ञानिक नियम। क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का आधार क्या है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? तो इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसका अर्थ देखिए, अर्थ क्या होगा? जैसे जैसे हम किसी एक विशिष्ट वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी वस्तु की मात्रा है जो बढ़ती जाती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो सीमांत उपयोगिता क्या है, लगातार घटती जाती है। जबकि अन्य बातें समान रहें, हमारी जो उपभोक्ता है उसकी रुचियां हैं, उसके अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं, उसकी प्रेफरेंसेस हैं, इसके अलावा उसकी जो सीमा मुद्रा है, उसके पास में मनी है, ये सभी चीजें क्या है, स्थिर रहनी चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए अगर किसी एक वस्तु की उपभोग मात्रा जब वो बढ़ाता जाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछली क्लास में, कि जैसे जैसे एक व्यक्ति है जो रोटियों का उपभोग बढ़ाता जाता है, 1 रोटी खाता है, 2 रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है, उसके साथ साथ उसकी उपयोगिता जो है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जबकि कुल उपयोगिता जो है बढ़ती जाती है। सीमांत उपयोगिता एक निश्चित समय तक घटती है, उसके बाद शून्य हो जाती है, फिर वो नेगेटिव में चली जाती है। तो इस प्रकार से, इसलिए इसको कहा जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का
नियम। इसके लिए अनेकों अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मैं आपको सैमुएल्सन के अनुसार बता रहा हूँ कि सैमुएल्सन कहते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी एक वस्तु की उपभोग मात्रा बढ़ाते समय जैसे जैसे हम अधिक उस वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है। इसकी मान्यताएं देख लेते हैं बच्चों। मान्यताएं क्या है? एजम्पशंस। मान्यताएं जैसा कि मैंने बताया, अन्य बातें समान रहने पर, यही सबसे बड़ी मान्यता है। अन्य बातों में क्या क्या आ जाता है? अन्य बातों में आ जाता है सबसे पहला है वस्तु, विशिष्ट वस्तु को उपभोग किया जाए, वस्तु की इकाइयां स्थिर रहें। उससे पहले अपन मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहनी चाहिए। किसी दूसरी वस्तु से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। ये वस्तु है जो क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी प्रकार का दूसरी किसी वस्तु से कोई किसी प्रकार का संबंध इसका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसका गणनावाचक माप संभव है, गणनावाचक माप अपन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उपभोक्ता की रुचियां हैं, उसके प्रेफरेंसेज हैं, वो भी इसमें स्थिर रहने चाहिए। किसी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन होता है तो फिर ये अपना जो नियम है ये लागू नहीं होगा। वस्तु की लगातार इकाइयों को उपभोग किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम एक वस्तु का अभी उपभोग किया, उसके बाद में आधा घंटा रुके, उसके बाद में अगली इकाई का उपभोग किया। ठीक है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो तीसरी जो मान्यता हो जाती है हमारी, रुचियां जो है उपभोक्ता की वो क्या है? स्थिर रहनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है चौथा पॉइंट, वो आ जाता है कि वस्तु का या वस्तु की इकाइयों का निरंतर उपभोग, मतलब वस्तु की इकाइयां हैं जो निरंतर उपभोग में आनी चाहिए। अगली जो आ जाती है, उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशील का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशीलता से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता को पता है कि कौन सी वस्तु मुझे ज्यादा संतुष्टि दे रही है और कौन सी वस्तु मुझे कम संतुष्टि दे रही है। अगर ज्यादा संतुष्टि दे रही है तो हम उसको यूज में लेंगे और कम संतुष्टि दे रही है तो हम उसको काम में नहीं लेंगे। विवेकशीलता का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता को पता है कि इस वस्तु की बाजार में अलग अलग जगह पर अलग अलग कीमतें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो उपभोक्ता क्या है? विवेकशील होता है। अब देखिए इसकी अभी इसकी विकास हो गया, आधार हो गया, अर्थ हो गया, इसकी मान्यताएं हो गई। इसके बाद में हम चलते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। व्याख्या के लिए हम तालिका और क्या नाम इसका रेखा चित्र, दोनों की सहायता से अपन व्याख्या करेंगे। तो रेखा चित्र पहले अपन देखते हैं, तालिका की सहायता से व्याख्या। तो तालिका की सहायता से व्याख्या करते समय एक साथ ले लेंगे अपन व्याख्या को। व्याख्या करते हैं, हमारे पास में x वस्तु की इकाइयां हैं। x वस्तु समझ लीजिए आप आइसक्रीम है, आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम का अपन को क्या करना है? उपभोग करना है। और इधर आपके सामने इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता आइसक्रीम की हम 0 इकाइयां उपभोग करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से हम इसकी इकाइयों का उपभोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हम 0 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता भी 0 रहेगी। हमने पहली इकाई का उपभोग किया, हमें सपोज करो 5 यूनिट्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। उसके बाद में हम दूसरी इकाई का उपभोग किया, हमें 4 यूनिट्स के बराबर उपयोगिता मिलेगी। 3 का किया तो 3 के बराबर, 4 का किया तो फिर 2 और लास्ट में 5 का किया तो 1 और छठी इकाई का उपभोग करेंगे तो हमें कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी। इस प्रकार से आप देखते जाएंगे। अब 7वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी जो उपयोगिता है -1 हो जाती है। मतलब हम उल्टी कर सकते हैं, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हम कुछ भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो सीमांत उपयोगिता है, जैसे जैसे वस्तु का उपभोग QX जब बढ़ता जा रहा है तो इधर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x MUX, ये QX मान लीजिए, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है जो क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। यही अगर हम सीमांत उपयोगिता के साथ साथ कुल उपयोगिता की पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, या नहीं कर रहा हूँ लेकिन बताता हूँ। तो TU अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो TU क्या होता है?
सभी इकाइयों द्वारा प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का जोड़ होता है। तो 0 0 आएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, लगातार एक बढ़ती जाएगी, एक समय पर अधिकतम हो जाएगी, फिर घटने लग जाएगी। तो विद्यार्थियों ये तो है आपका तालिका की सहायता से व्याख्या। इसको आप शब्दों में लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो सीमांत उपयोगिता जो है घटती जा रही है। इसी को अगर हम रेखा चित्र की सहायता से निरूपित करेंगे तो रेखा चित्र के हिसाब से क्या निरूपण होगा इसका देखिए। रेखा चित्र के रूप में हम इसको इधर अपनी x वस्तु की मात्रा है तो हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे x वस्तु की मात्रा, x वस्तु की मात्रा। इधर हम लिखेंगे सीमांत उपयोगिता। अगर आपका समय कम है तो इसको शॉर्ट में आप सीमांत उपयोगिता MUX भी लिख सकते हैं। इधर y अक्ष है, y लिखेंगे, x अक्ष पर लिख दिया है। अब 0 से 5 तक 1 2 3 4 5 6 और 7 मान लीजिए 7 इकाइयों का हमने उपभोग किया, क्योंकि आगे मेरे को इससे मांगोत्तर निरूपण भी आपको बताना है तो इसलिए जरूरी है। अब आप देखिए इधर आप जाएंगे तो आपने इकाइयों का जो उपभोग कर रहे हैं यहाँ पर आप वापस चले जाइए 1 2 3 4 5, इसके बाद में इधर आ जाएंगे तो -1, राइट। अब आप इनको रेखा चित्र के हिसाब से देखिए। जब उपभोक्ता एक इकाई का उपभोग कर रहा है तो उसको संतुष्टि मिल रही है 5 यूनिट्स के बराबर, जैसा कि हमने तालिका में पहले ही देख चुके हैं। 0 पे 0 है, 0 पे 0 है लेकिन 1 पर 5 है। दूसरी इकाई से 4 इकाइयों के बराबर मिल रही है तो इसको आप यहाँ से ये डेनोटेट कर दीजिए। इसी प्रकार से 3 से आपको 3 इकाइयाँ मिल रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा, ये लास्ट आपका छठे पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया और 7वें पर आपके ये -1 हो गया। तो अब आप जब इसको एक साथ मिलाएंगे, इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे, वही कल मैं आपको समझा गया था, जब एक साथ इनको मिलाएंगे तो ये आपका आ जाएगा MU कर्व। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता वक्र, ये सीमांत उपयोगिता वक्र है। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब इसका आप शब्दों में वर्णन कर सकते हैं कि हमने x अक्ष पर वस्तु की मात्रा ली है, y अक्ष पर हमने सीमांत उपयोगिता को लिया है। x अक्ष पर जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, y अक्ष पर वस्तु की जो उपभोग मात्रा है उसका जो उपयोगिता है वो घटती जाती है। इस प्रकार से उपभोग मात्रा जैसे बढ़ाएंगे ये उपयोगिता घटती जाएगी। यही आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। लेकिन क्या ये हमेशा लागू होता है? अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या सदैव लागू होता है? तो इसके कुछ अपवाद भी हैं जिस परिस्थितियों में ये लागू नहीं होगा। तो वो कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वो अपवाद स्वरूप स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? वो अपवाद स्वरूप स्थितियां हो सकती हैं जब पहला, इसके अपवाद क्या हो सकते हैं? पहला है कंजूस व्यक्ति, या कोई कंजूस व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति के समय ये लागू नहीं होगा, क्योंकि वो उसको जितना पैसा मिलेगा वो उतना जोड़ता जाएगा। लेकिन हमारा जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है, जैसे जैसे हमारे पास में क्वांटिटी बढ़ती जाती है मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, संतुष्टि जो है हमारी घटती, जैसे मात्रा बढ़ती जाएगी संतुष्टि घटती जाएगी। लेकिन जैसे कंजूस व्यक्ति को पैसा मिलता है, रुपए मिलेगा, उसकी संतुष्टि भी क्या है, साथ के साथ बढ़ती जाती है। दूसरा हम ले सकते हैं शराब, शराबी के लिए शराब, जैसे जैसे शराब है, ये मैं आपके सामने बोतल बना रहा हूँ छोटी सी, जैसे जैसे शराब उसको मिलती जाएगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता जाएगा। तीसरा हम कह सकते हैं कोई भी अच्छा गाना है या हमारी कोई अच्छी कविता है जिसे हम बार बार सुनने से हमारे अच्छा लगता हो, तो अच्छा गाना हो, गाना, कविता, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और कोई अच्छी बुक्स हैं, इनको पढ़ने से, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ने से क्या होता है, बार बार जितना पढ़ता हूँ उतना ही मुझे अधिक संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार से बुक्स को जितना हम पढ़ेंगे उतनी हमारी संतुष्टि जो है बढ़ती चली जाती है। तो इन परिस्थितियों में ये जो नियम है आपका ये लागू नहीं होता है। फिर उसके बाद में कौन सी ऐसी
स्थितियां हैं जिनकी वजह से ये लागू होता है। लागू होने का कारण क्या हो सकता है? तो लागू होने के कारण हैं जिनमें लागू होने के कारण, इस नियम के लागू होने के कारण जो है, पहला है वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती है। अपूर्ण स्थानापन्न का मतलब यह है कि दूसरी वस्तु से अपन इसका जो प्रतिस्थापन है जो नहीं कर सकते, दूसरी वस्तु से इसका स्थानापन्न नहीं कर सकते। जैसे मुझे आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम ही खानी है, आइसक्रीम का स्थानापन्न रोटियों से नहीं कर सकता, इसलिए ये लागू होता है। दूसरा जो कारण है, वस्तुएं अविभाज्य होती हैं। अविभाज्य होती है मतलब इनको किसी प्रकार से अपन टुकड़ों में नहीं विभाजित कर सकते, इसलिए ये नियम लागू होता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है इसका लागू होने का, किसी विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हम किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट कर रहे हैं, अगर हमें भूख लगी है तो हम रोटी ही हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है, पानी नहीं कर सकता। तो इसलिए भूख के समय हमारी जो वस्तु है वो रोटी रहेगी और प्यास के समय पानी रहेगा। तो विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि, इससे विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि, इस प्रकार से ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से यह नियम लागू होता है। तो और अगला है इसी में जो नेक्स्ट लास्ट सीमांत उपयोगिता नियम का लास्ट जो कंसेप्ट रह जाता है कि इसकी सहायता से, सीमांत उपयोगिता वक्र की सहायता से हम मांग वक्र किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। सीमांत उपयोगिता वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र की सहायता से, वक्र की सहायता से मांग वक्र, तो सीमांत उपयोगिता वक्र की सहायता से मांग वक्र किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, मांग वक्र क्या कहता है, मांग फलन क्या कहता है। मांग फलन ये कहता है कि जब किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो हमारी जो संतुष्टि है या हमारी जो जैसे जैसे वस्तु की मांग मात्रा बढ़ाई जाती है उसकी कीमत जो है घटने लग जाती है, हमारा मांग वक्र कहता है। तो यहाँ पर हम सीमांत उपयोगिता को कीमत के रूप में व्यक्त करेंगे और वस्तु की इकाइयां उनको मांग के रूप में व्यक्त करेंगे, मांग की इकाइयों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हमारा जो मांग वक्र है वो निरूपित हो जाएगा। देखिए हमने पढ़ा था कि ये आपका सीमांत उपयोगिता वक्र है, इधर हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को ले रहे हैं। ये अपना y अक्ष है और ये अपना x अक्ष है। इधर हम मात्राओं को ले लिया था, वस्तु की मात्रा है, वस्तु की मात्रा, और हमारा जो मांग वक्र जो आया था वो कुछ इस प्रकार, सॉरी सीमांत उपयोगिता वक्र है जो इस प्रकार से आया था। देखिएगा सीमांत उपयोगिता वक्र है ये, सीमांत उपयोगिता वक्र। अब आप देखिए, जब हम कीमत को, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी जो MUX है इसको हम कीमत से संदर्भित करें, कीमत से इसका संबंध देखें, और मात्रा जो है QX तो हमारे पास एज इट इज है। तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है मांग वक्र में, मांग फलन में, मांग फलन क्या कहता है कि जैसे जैसे इधर तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, घट रही है। इसी प्रकार से जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ x है जो बढ़ती जाती है, कीमत है जो वस्तु की क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर इसको प्राइस ले लेते हैं और इधर आपकी जो मात्रा है x, इधर y है, इधर वो जो अपने मात्रा आई जाएंगी मात्रा, और ये आपका ओरिजिन बिंदु है ही है। तो इस स्थिति में जो आपका ये मांग वक्र है, जब आपकी अधिक क्या नाम है, ये जो धनात्मक भाग है इसका, सीमांत उपयोगिता वक्र का धनात्मक भाग है, वो हमेशा मांग वक्र के रूप में, मांग वक्र के रूप में निरूपित हो जाता है। इसका कारण है क्योंकि मैंने आपको कल बताया था सीमांत उपयोगिता है जो तीन प्रकार की हो सकती है। सीमांत उपयोगिता एक तो हो सकती है पॉजिटिव, धनात्मक, सेकंड में बताया था आपको 0, 0, और थर्ड है, और वो बताया है मैंने आपको नेगेटिव, ऋणात्मक,
और मैंने आपको भी मान्यताएं बताई, तो आपको ये भी बताया था कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। जब उपभोक्ता विवेकशील है तो आप समझ सकते हैं कि जब तक आपकी संतुष्टि धनात्मक है तब तक ही आप वस्तुओं को खरीदेंगे, आपकी संतुष्टि शून्य होने और ऋणात्मक होने पर आप वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। इसलिए सीमांत उपयोगिता वक्र का जो धनात्मक भाग है वो हमेशा मांग वक्र में निरूपित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मांग वक्र जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है, इसको पूर्ण करते हैं। और आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला नियम सीमांत उपयोगिता का नियम करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपने अपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियोस की श्रेणी आपको मिलती रहे। नमस्कार।